जिंदगी किस्मत से हमेशा पीछे रहती है। आज मैं जेंगो अनचेंड नामी 2012 की एक वेस्टर्न एक्शन फिल्म की कहानी दोहराने जा रहा हूँ। फिल्म का आगाज टेक्सास से होता है, जहाँ बेड़ियों में जकड़े हुए स्याह फाम लोगों का एक ग्रुप टेक्सास के सहरा में पैदल चल रहा होता है, जबकि दो भाई एस और डेकी इन्हें ले जा रहे हैं। ये सन 1858 है। खाना जंगी से 2 साल पहले की एक रात थी। बदकिस्मती से जेंगो इन स्याह फाम गुलामों का हिस्सा है। वो अपनी बीवी से अलग हो गया था। ब्रोमहिल्डा इसकी बीवी का नाम था, जो कि फरोख्त हो चुकी थी। रात के वक्त इनके सफर में अचानक एक जर्मन दांतों के डॉक्टर किंग शर्टर ने रुकावट डाली। वो बाउंटी हंटर है। इनके करीब आने के लिए अंधेरे में उसने ठोकरें खाई। इसकी वजह से एस आखिरकार गुस्से में आ जाता है, क्योंकि इसने शर्टिस से कहा कि वो अपने कारोबार को बयान करे, वरना वो इसे गोली मार देगा। शर्टिस फौरन जवाब देकर एस को पुरसुकून करने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ एक थका हुआ मुसाफिर है जो गुलाम ताजों की तलाश में है, जो स्पाइक ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं। और शर्टिस 3 मफरूज बीटल ब्रदर्स का पता मालूम करने के लिए जेंगो को ढूंढ रहा है और इसे खरीदना चाहता है। इसलिए वो फर्ज करता है कि स्पाइक ब्रदर्स ने इन लोगों को ग्रीन वेल की नीलामी में खरीदा है, जहाँ जेंगो भी था। शर्टिस फिर एक सवाल के साथ शुरू होता है। स्याह फाम गुलामों से पूछता है कि क्या कोई ऐसा है जो पहले कैरोकिन के बागात में रिहायशी था, ताकि वो जेंगो को पहचान सके। जब जेंगो बोलता है तो शर्टिस लालटेन से इन पर रोशनी डालते हुए जेंगो के पास आता है। उसके बाद वो जेंगो से पूछता है कि क्या इसके पास बीटल ब्रदर्स के बारे में कोई मालूमात है। तो जेंगो इनके नाम बताता है, बिग जॉन, एलिस और राजर, जिसे वो लिटिल राज भी कहते हैं। इनके बारे में बताता है कि वो कैरोकिन प्लांटेशन के निगरान थे, जो इसके पिछले मालिक की मिल्कियत थे। लेकिन शर्टिस इसे रोकता है और जेंगो को बताता है कि वो अब निगरान नहीं है। फिर वो पूछता है कि क्या जेंगो ने ब्रिटल ब्रदर्स को कभी देखा है। एस अचानक उसको रोकता है और कहता है कि वो इस तरह जेंगो से बात ना करे। शर्टिस इसे ठंडा करने की कोशिश करता है और कहा कि वो एक सादा सा कारोबारी है जो लेन देन की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर एस ने जेंगो को फरोख्त करने से इनकार कर दिया और शर्टिस पे बंदूक तान ली। शर्टिस ने यह पूछकर एस का मजाक उड़ाया कि क्या वो अपने ड्रामाई अंदाज से भागने की कोशिश कर रहा है या लड़ने का इरादा रखता है। शर्टिस ने अचानक एस के सर पर और डिक्की के घोड़े को गोली मार दी। डिक्की जमीन में धंस गया, क्योंकि मुर्दा घोड़ा इसके ऊपर पड़ा था। शर्टिस ने डिक्की को शोर करने से रोका ताकि वो जेंगो के साथ अपनी इंक्वायरी का सिलसिला खत्म कर ले। शर्टिस फिर अपनी बात जारी रखने के लिए जेंगो के पास आया और डिक्की ये सुनने के बाद मुनासिब कीमत अदा करने पर इसरार करता रहा कि जेंगो पीटर ब्रदर्स को पहचान सकता है। शर्टिस दूसरे स्याह फाम गुलामों को छोड़ देता है कि वो डिक्की को खुद मार डालें, जबकि जेंगो एस का कोट और घोड़ा ले जाता है। अगले दिन जेंगो और शर्टिस डॉक्टर पहुंच गए। गैर शौरी तौर पे उन्होंने घरों के मालिकान की तवज्जो हासिल कर ली, क्योंकि जेंगो पहला स्याह फाम आदमी है जिसे वो घोड़े पर सवार होते हुए देख रहे हैं। खुशकिस्मती से वो अचानक बार रेस्टोरेंट के मालिक बन जाते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट का मालिक जेंगो को शर्टिस के साथ देख कर भाग जाता है। वो खुद को बाउंटी हंटर जाहिर करते हैं। दरहकीकत बाउंटी हंटर होने के नाते गुलामों की लाशों को कत्ल करने के बाद हुकाम तक पहुंचाया जाता है और इनाम हासिल किया जाता है। अगरचे शर्टिस गुलामी को वकील समझता है, लेकिन वो जेंगो से कहता है कि इसे इसकी मदद की ज़रूरत है। जेंगो बीटल ब्रदर्स को मार दे और इसे $75 की अदायगी की जाएगी, जबकि इसको आज़ादी भी मिलेगी। जेंगो ने बताया कि वो अपनी बीवी को तलाश करके इसकी आज़ादी खरीदना चाहता है। जेंगो ने बताया कि ब्रोमहिल्डा की परवरिश एक जर्मन ने की थी और वो थोड़ी बहुत जर्मन भी बोलना जानती है। वो टेनेसी के मकाम की तरफ बढ़ते हैं और अपने लिए एक पनाहगाह की तलाश करते हैं। वो प्लांटेशन जाना चाहते हैं, जिसमें जेंगो एक मेन रोल अदा करेगा। जेंगो मुख्तलिफ कॉस्ट्यूम ट्राई करता है और आखिर में एक ब्लू कलर का सूट उसे पसंद आता है। इसके बाद वो बिग डैडी के पास एक गुलाम खरीदने के लिए बागात में जाते हैं। खुशकिस्मती से बिग डैडी राज़ी हो जाता है, इसलिए शर्टिस ने इसे एक मौका जाना और जेंगो को प्लांटेशन का टूर करने का कहा। अचानक जब बेनेटा प्लांटेशन में जेंगो के करीब फिर रही थी, जेंगो ने इससे पूछा कि क्या वो बीटल भाइयों को जानती है। बेटीना ने जवाब दिया कि नहीं। तो जेंगो समझ गया कि वो कोई और नाम इस्तेमाल करके यहाँ पर काम कर रहे हैं। खुशकिस्मती से बेटीना इन शेफर्स की निशानदाही करती है, जो पिछले सालों में बिग डैडी के पास आए हैं और बहुत जुल्म कर रहे हैं। उसने बताया कि वो तीनों भाई वहाँ पर मौजूद हैं। पहला एलिस ब्रिटल, जो कि घोड़े पर बैठा है और गुलामों की निगरानी कर रहा है, और 2 ब्रिटल्स स्टबल में हैं जो छोटी जोटी को अंडे तोड़ने की सज़ा दे रहे हैं। जेंगो फौरी तौर पर 2 ब्रिटल भाइयों से मिलने जाता है और बेटीना को मैसेज देता है कि शर्टिस को यहाँ ले आए। छोटी जोटी को कोड़े मारने पर जेंगो अचानक जान को मार देता है
اور لٹل راج کو مسلسل کوڑے مارتا ہے اور اس پر جوابی حملہ کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ لٹل راج کو 5 گولیاں مارتا ہے۔ شیلٹس بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور ان کا نام پوچھتا ہے جسے اس نے مارا تھا، اور اس کے بعد وہ تیسرے کا پوچھتا ہے کہ وہ کہاں ہے، جس پر جینگو اس کو بتاتا ہے کہ وہ سامنے گھوڑے پر سوار کھڑا ہوا ہے اور اس کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسنائپ کر دے۔ رات کے وقت بگ ڈیڈی برٹل برادران کو مارنے کی وجہ سے ایک گروپ کے ساتھ جینگو اور شیلٹس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیلٹس بگ ڈیڈی کو ان تینوں برٹل برادرز کے نام بتا کر اور وارنٹ دکھا کر یہ کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ تینوں مجرم ہیں، لیکن بگ ڈیڈی اس کے سامنے مان جاتا ہے اور دل میں یہ بات رکھ لیتا ہے اور ان کو قتل کرنے کے لیے رات کا پلان بناتا ہے۔ شیلٹس اپنی کار میں بم رکھتا ہے اور اس وقت اس بم کو پھاڑ دیتا ہے گن کے ذریعے جب تمام گروپ اس کے اوپر گھوم رہا ہوتا ہے، اور جینگو کو کہتا ہے کہ تم سنائپر کرو بگ ڈیڈی کو، اور بگ ڈیڈی کو سنائپر کر کے مار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد شیلٹس جینگو کی مدد کرنے پہ راضی ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ جینگو کو خود گرین ویل لے جائے گا اور معلوم کرے گا کہ جرمن نے اس کی بیوی کو کہاں بیچا ہے۔ اگلے دن جینگو اور شیلٹس ٹیکساس واپس آتے ہیں اور جینگو کو اپنا پہلا انعام ملتا ہے۔ جینگو سنو مین کی مدد سے شوٹنگ کی پریکٹس کرتا ہے۔ جینگو گن فائٹ کی بہت پریکٹس کرتا ہے اور بہت سے انعامات حاصل کرتا ہے، اور جینگو شیلٹس کے ساتھ مل کر بہت سے مشتبہ افراد کو بغیر کسی جدوجہد کے مار ڈالتے ہیں۔ بعد میں وہ مسیسپی کا سفر کرتے ہیں۔ آخرکار انہیں معلوم ہوا کہ برومہلڈا کا نیا مالک کیلون جے کینیڈی ہے، جو مسیسپی کا ایک امیر آدمی ہے اور کینڈی لینڈ میں کپاس کے چوتھے بڑے باغ کا مالک بھی۔ مایوس ہو کر شیلٹس نے پوچھا کہ وہ اسے کیلون سے کیسے حاصل کریں گے، اس لیے شیلٹس ایک متبادل ایکشن پلان پر کام کرنے لگا۔ شیلٹس نے کہا کہ ہم گھوڑا خریدنے کے بجائے ایک فارم ہاؤس خریدنے کا ارادہ ظاہر کریں گے۔ شیلٹس نے پھر مشورہ دیا کہ جینگو میڈینگو کی لڑائی کا ماہر بن جائے اور میڈینگو فائٹ گیم میں اپنا نام بنائے۔ در حقیقت کیلون اس قسم کا مالک ہے جس نے اپنے غلاموں کو صفاقانہ میڈینگو کی لڑائی میں موت کے گھاٹ اتارنے پر مجبور کیا۔ اسے دیکھنے کے بعد شیلٹس اس کے پیچھے جاتا ہے جب وہ اپنے چیمپئن فریڈ سے بات کر رہا ہوتا ہے اور اپنے بہترین جنگجوؤں میں سے ایک کے لیے $12,000 کی پیشکش کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ برومہلڈا کو آسانی سے خرید سکے، کیونکہ کیلون اسے بیچنا نہیں چاہتا۔ وہ کیلون کی توجہ حاصل کر لیتے ہیں اور کینڈی لینڈ کی دعوت نامہ بھی وصول کرتے ہیں۔ اگلے دن شیلٹس نے جینگو سے کہا کہ برومہلڈا کینیڈی لینڈ میں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی سے ملنا چاہتا ہے تو اپنے کردار کو بخوبی نبھائے۔ راستے میں ان کا سامنا کیلون کے غلام ٹریکر سے ہوا، جنہوں نے K9 کتوں کا استعمال کرتے ہوئے فرار ہونے والے مینڈیگو فائٹر ڈی آرٹگن کو گھیر لیا۔ وہ مزید لڑنا نہیں چاہتا، لیکن وہ کیلون ڈی آرٹگن کو حکم دیتا ہے کہ وہ نیچے آئے اور اس سے صحیح طریقے سے بات کرے۔ کیلون کو پتہ چلا کہ وہ اپنی آخری لڑائی میں ہار گیا ہے۔ کیلون اس سے یہ پوچھ کر اسے شرمندہ کرتا ہے کہ معاوضے کی رقم کیسے پوری ہوگی۔ شیلٹس ڈی آرٹگن کو یہ کہہ کر بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کی جگہ معاوضہ دے گا۔ جینگو مداخلت کرتا ہے اور شیلٹس کو ایسا کرنے سے روکتا ہے۔ کیلون جینگو کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اسے ڈی آرٹگن کے مرنے پر کوئی اعتراض تو نہیں۔ وہ حکم دیتا ہے ٹریکر کو کہ کتے ڈی آرٹگن کو موت کے گھاٹ اتار دیں۔ اسٹیفن دیکھ کر چونک جاتا ہے جینگو کو شیلٹس کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہوئے، تو کیلون وضاحت کرتا ہے کہ یہ ایک آزاد آدمی ہے، اس کا احترام کیا جائے اور اس سے اچھا سلوک روا رکھا جائے۔ شیلٹس برومہلڈا سے ملنا چاہتا ہے۔ بدقسمتی سے جینگو نے برومہلڈا کے ساتھ ان کے ناروا سلوک کے بارے میں سنا تو وہ تقریباً اپنی گن نکالنے ہی والا تھا، لیکن اسے احساس ہوا کہ اسے اپنی بیوی کو خریدنے کے لیے اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی ضرورت ہے۔ جینگو روتے ہوئے برومہلڈا کو دیکھتا ہے۔ وہ اسے کوڑے دان سے باہر نکالتے ہیں اور اسے نہانے دھونے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ پھر بعد میں رات کو لارا لی برومہلڈا کو بات کرنے کے لیے شیلٹس کے کمرے میں پہنچاتی ہے۔ اس کے بعد اس نے برومہلڈا کو کہا کہ وہ صرف جرمن بولے گا۔ کیلون کے غلام ان کی بات سن لیں گے، کیونکہ وہ آخر کار اسے بچانے کے لیے اپنے منصوبے بتاتا ہے۔ پھر وہ رات کے کھانے کے دوران ابتدائی معاہدے پر بات چیت کرتے ہوئے اسے اپنے محافظ کے طور پر خریدنے کی پیشکش کرتا ہے۔ کیلون کو اس کے معاہدے کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے۔ اچانک اسٹیفن، جو کیلون کا ایک وفادار اور ہیڈ ہاؤس غلام ہے، اس کو احساس ہوا کہ برومہلڈا جینگو کو جانتی ہے۔ وہ کیلون کو خبردار کرتا ہے کہ وہ مینڈیگو فائٹر نہیں بلکہ برومہلڈا کو خریدنا چاہتے ہیں، اور وہ شیلٹس اور
जेंगो के मंसूबे का अंदाज़ा लगा लेते हैं। कैल्विन खाने के बाद तमाम लोगों को बाहर भेज देता है क्योंकि वो जेंगो, इसके वकील और शेल्टर्स के साथ डील करेगा। इसके बाद वो स्टीफन को हुक्म देता है कि वो ब्रोमहिल्डा को गर्दन से पकड़ कर बाहर ले आएं। कैल्विन ने बंदूक की नोक पर इस मुआहदे को बदल कर ब्रोमहिल्डा का नाम लिख दिया और $12,000 में बेच दिया। ताहम शेल्टर्स ने हिचकिचाते हुए इत्तफाक किया, लेकिन जब कैल्विन जारहाना अंदाज में इन्हें धमकी देता है कि वो हथौड़े का इस्तेमाल करके ब्रोमहिल्डा को मार देगा अगर शेल्टर्स ने मुआहदे से इनकार कर दिया। शेल्टर्स के पास कोई चारा न था, इसने फौरी तौर पर रकम दे दी। ये लोग ब्रोमहिल्डा के दस्तावेज़ात का इंतज़ार करने लगे जिसमें उसकी आज़ादी की सनद थी। तब कैल्विन ने शेल्टर्स से हाथ मिलाने का इसरार किया, वरना वो ब्रोमहिल्डा को मार देगा। शेल्टर्स ने कैल्विन को गोली मार दी। बोच ने फौरी तौर पर जवाब दिया और शेल्टर्स को अपनी राइफल से मार डाला। जेंगो फौरन बोच, कैल्विन के वकील और कैल्विन के कई साथियों को गोली मार देता है। जेंगो गन फाइट शुरू कर देता है, लेकिन ब्रोमहिल्डा को स्टीफन के हाथों पकड़े जाने के बाद हथियार डाल देता है। अगले दिन जेंगो को उल्टा लटका दिया जाता है और बिली इस पर तशद्दुद शुरू कर देता है। अचानक स्टीफन ये कहते हुए आता है कि लारा ली उसे देखना चाहती है। लारा ली जेंगो को गोली मारने के हक में नहीं। लारा ली ने जेंगो को एक कानून कंपनी के हाथों बेच दिया ताकि वो ज़िंदगी भर वहाँ सड़ता रहे। कानूनी तौर पर लारा ली अपने भाई की जगह लेने और पौधे लगाने की जिम्मेदार है। कुछ देर बाद जेंगो अपने नए मालिक की कंपनी की तरफ निकल जाता है जब अचानक इसने अपने मुहाफिज से बात करने की कोशिश की और फरार होने का मंसूबा तैयार किया और ये साबित करने के लिए अपना पहला हैंड बिल दे दिया कि वो बाउंटी हंटर है। जेंगो झूठे वादे करके इन्हें झूठ बोलता है कि इसके हैंड बिल पर मौजूद आदमी कैंडी लैंड में है। फिर अपने मुहाफिजों से वादा करता है कि वो इनाम की रकम इनके साथ बांट देगा। इन्होंने जेंगो को छोड़ दिया। फिर जब इसके मुहाफिज इसे अपनी राइफल और बारूद देते हैं, जेंगो बिला आखिर इन्हें मार डालता है और अपने हाथों में डायनामाइट लेकर कैंडी लैंड वापस चला जाता है। जेंगो फौरन घोड़े के साथ इस जगह पर पहुंचता है और पहले ट्रैकर को मार डालता है। फिर शेल्टर्स की लाश में से ब्रोमहिल्डा के आज़ादी के कागज़ बरामद करके जेल जाता है और ब्रोमहिल्डा को आज़ाद करता है। कैल्विन के सोगवार इसके तदफीन से वापस लौटते हैं। रात के वक्त जेंगो ने लारा, क्रैश और बकिया गुंडों को मार डाला जो कैल्विन की मौत का सोग मनाने के बाद अभी वापस आए थे। वो स्टीफन को बाहर जाने से रोकता है। अपना बदला लेने के बाद जेंगो स्टीफन को घुटने में गोली मारता है और बारूद को जलाता है जो इसने पहले ही घर के चारों तरफ नस्ब किया होता है। स्टीफन की चीखों को नज़रअंदाज करते हुए घर को बम से उड़ा देता है। जेंगो और ब्रोमहिल्डा दूर से देखते हैं घर को उड़ते हुए। इस वजह से लोग अब जेंगो को द फास्टेस्ट गन फाइटर इन द साउथ के नाम से जानते हैं।